Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are going to discuss poems of class 9th. तो देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्लास की फर्स्ट एंड सेकंड पोइम हम पहले ही कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पोइम से. तो यहाँ पर पोइम थर्ड है रेन ऑन द रूफ. रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोट्स किनी. तो कोटस किनी के द्वारा ये पोएम राइट की गई है. तो देखिए रेन ऑन द रूफ, नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो रेन है कहाँ पर गिरती है, कहाँ पर फॉल आउट होती है वो. तो कहाँ पर गिरती है रेन, तो वो होती है रूफ के ऊपर, एक घर की छत के ऊपर. तो देखिए कोटस किनी जो इस पोएम के राइटर है उसके बारे में जानते हैं. ये देखिए एक अमेरिकन पोइट है और ये एक फेमस जो इनके वर्क्स है, एक फेमस अमेरिकन पोइट है कोटस किनी. और इनके जो फेमस वर्क्स रहेंगे जो कि आपके एचटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, वही मैंने यहाँ पर राइट किए हैं. एक्स्ट्रा यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे. जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उतना ही सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो देखिए जो फेमस वर्क्स है, तो सबसे पहले है इनका क्यों का. यहाँ पर वर्क आपको देकर पूछा जा सकता है क्यों का है, जो इनका 1855 में राइट किया गया था. सेकंड पोइम इनकी जो कि ये इनकी एक ट्रायोलॉजी है, ये फेमस है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है. तो ये क्या करना है, आपको नेम ज़रूर याद करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सिर्फ डायरेक्ट नेम देकर ही पूछा जाएगा, उससे कुछ भी ज़्यादा डीपली नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन. तो देखिए इसका नाम आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है. मिस्ट्स ऑफ फाइव, ए ट्रायोलॉजी एंड सम इकोलॉग्स. तो देखिए ये इनकी एक ट्रायोलॉजी है और कुछ इकोलॉग्स है, मिस्ट्स ऑफ फाइव. उसके बाद है लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड रियल. वैसे तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स है जो इनकी पोइट्री है वो राइट की है, पर यहाँ पर मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही राइट की है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है. तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम पोएम के बारे में. तो रेन ऑन द रूफ. इन दिस पोएम पोइट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस एज वेल एज पास्ट मेमोरीज ऑफ हिज मदर. तो इस पोएम के अंदर रेन ऑन द रूफ के अंदर जो पोइट है कोटस किनी है, वो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करता है, क्या अभिव्यक्त करता है. तो यहाँ पर वो अपनी कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है हमारे सामने, रीडर्स के सामने. व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस. और ये फीलिंग्स उसकी कब आती है, जब उसके घर की छत पर कुछ बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो तब उसको कुछ फीलिंग्स आती हैं. और देखिए साथ में ही यहाँ पर पोइट है जो वो किस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जो उसके पास्ट मेमोरीज है, एज वेल एज मीन साथ ही साथ द पास्ट मेमोरीज ऑफ हिज मदर. तो ये उसके जो पास्ट मेमोरी है वो किसके बारे में है, वो पोइट की मदर के बारे में है. यानी कि जब रेन पोइट की छत के रूफ पर गिरती है, बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं जो कि बहुत तेज़ होती है बारिश, तो क्या होता है पोइट को अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है, जो कि उसके पास्ट की मेमोरीज है, उसकी मदर से रिलेटेड है. और वो क्या करता है यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक रेन के थ्रू, रेन ड्रॉप्स के थ्रू क्या बनाता है, उसकी साउंड के थ्रू क्या बनाता है, एक रिलेशनशिप बनाता है. तो देखिए पोइट सेज व्हेन ह्यूमिड शैडोज. तो देखिए जो जो पोएम के अंदर वर्ड आए हैं वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर राइट करके बाद में उनको एक्सप्लेन करेंगे. ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए कई बार हमें कुछ लाइंस दे दी जाती है, सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिनमें डायरेक्ट पोइट्री के वर्ड्स होते हैं, उस पोइम से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, तो उसका हमें पता नहीं चलता और हम वहाँ पर गलत एक्सप्लेनेशन उसकी दे आते हैं. तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी रहेगा कि जो एक एक मीनिंग है उनका क्या अर्थ है. पोइट सेज व्हेन ह्यूमिड शैडोज का मीनिंग क्या रहेगा, क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर. ह्यूमिड मीन जो आर्द्र होते हैं, यानी कि जिनमें कुछ वेटनेस होती है, गीलापन होता है, जो भीगापन होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिड शैडोज. अब शैडोज किसके लिए यूज हुआ है ये आपको याद रखना है, वाटर के लिए. तो ह्यूमिड शैडोज यानी कि ऐसे क्लाउड्स, शैडो किसके लिए यूज हुआ है, क्लाउड्स के लिए. तो देखिए यहाँ पर जो क्लाउड है वो कैसे है, ह्यूमिड मीन उनमें क्या है, नमी है,
कुछ गीलापन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किससे रिलेट किया, वाटर से रिलेट किया। तो देखिए ह्यूमिड शैडोज मीन क्या हुआ, क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। तो देखिए पोइट क्या कहता है कि जब ह्यूमिड शैडोज यानी क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए जो बादल हैं, होवर इन द स्काई एट नाइट, जब रात के समय वो बादल जिनमें कि पानी भरा हुआ है, जो नम है, रात के समय में जब वो आकाश में होवर करते हैं यानी मंडराते हैं, विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स, जो आकाश, जो स्काई रात के समय किस चीज़ से भरा हुआ है, फुल ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों से जो ये स्काई है रात के वक्त भरा हुआ है, फुल है पूरी तरह से। और उनमें जो बादल आते हैं वो किससे भरे हुए होते हैं, पानी से भरे हुए बादल वहाँ पर छा जाते हैं, मंडराते हुए दिखाई देते हैं आकाश में। एट दैट टाइम द सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स। तो उस समय क्या होता है, जो सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट, जो नाइट की, रात के समय की जो एक उदासी भरी अंधेरी रात है, यानी कि क्या होता है, जैसे ही आकाश में, आसमान में क्या होता है, तारे छाए होते हैं यानी कि तारे होते हैं, तो उसी वक्त क्या होता है, कुछ बादल आते हैं जो कि पानी से भरे हुए होते हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि जो ये नाइट के टाइम में स्काई है वो क्या है, सैड डार्कनेस से भरा हुआ है ऑफ द नाइट, यानी कि नाइट कैसी है, सैड डार्कनेस जैसी, उदासी भरी रात है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है एकदम से स्काई में जब क्या आते हैं, ये क्लाउड्स आते हैं पानी से भरे हुए। नाइट इज वाइप्ड ऑफ, और ये आकाश है, जो आसमान है, स्काई है, जो इसकी उदासी है वो एकदम से वाइप्ड ऑफ हो जाती है। अब वाइप्ड ऑफ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इनको आपको याद करना चाहिए। तो वाइप्ड ऑफ क्या रहेगा, टू क्लीन, यानी कि एकदम से जब ये बादल भरे हुए आते हैं पानी के साथ, तो वो आकाश है जो उसके अंधेरे को, उसकी जो सैडनेस है, आसमान में जो अंधेरा छाया हुआ है रात के समय, सैडनेस, उदासी छाई हुई है, उसको ये बादल क्या करते हैं, वाइप्ड ऑफ कर देते हैं, टू क्लीन, यानी कि वो इसको पूरी तरह से साफ कर देते हैं, इस उदासी को वो बादल खत्म कर देते हैं। बाय द रेन ड्रॉप्स, किसके थ्रू करते हैं, वो रेन ड्रॉप्स के थ्रू करते हैं, यानी कि बारिश की बूंदों से वो उस रात की उदासी को वॉश कर देते हैं, धो देते हैं, साफ कर देते हैं। विच सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और देखिए जो ये रेन ड्रॉप्स हैं ये कैसे लगती है, जैसे कि अब देखिए रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किया गया है किस चीज़ के साथ, टीयर्स के साथ। तो ये बादलों से जो पानी की बूंदें गिरती है वो कैसी लगती है, वो कैसी लगती है, जैसे कि आसमान है जो वो रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं, तो ऐसे वो फील होती है जो रेन ड्रॉप्स हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिरती है। द डार्क स्काई सीम्स टू बी वेरी सैड, अब जो देखिए ये अंधेरे से भरा हुआ स्काई है, जो ये डार्क स्काई है यानी अंधेरा छाया हुआ है जो आसमान में, वो कैसा लगता है, अब ये डार्क स्काई कैसा लगता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो उदास हो। एंड अपीयर्स एज इट इज़ क्राइंग, और कैसा दिखता है, जैसे कि ये रो रहा हो, ऐसा ये फील होता है। क्योंकि रो क्यों रहा है, ये क्राई क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए किसको यहाँ पर जो क्राई करना है आसमान का किससे जोड़ा हुआ है, देखिए किससे लिंक किया हुआ है, वो टीयर्स के साथ किया है। टीयर्स किसको कहा गया है, रेन ड्रॉप्स को, यानी कि आसमान रोता हुआ क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें से बारिश की बूंदें गिर रही है। एंड अपीयर्स एज इट इज क्राइंग, और कैसा दिखता है, जैसे कि वो रो रहा हो। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम, और इस समय पर जब पोइट अपने रूम में लेटा हुआ है तो वो कैसा फील करता है, ये बारिश उसको कैसी फील होती है, रेन ड्रॉप्स ये कैसे फील होती है, उसके लिए ये एक ब्लेसिंग के जैसे आती है। और वो लेटा हुआ बेड पर क्या फील करता है, जैसे कि ये रेन ड्रॉप्स कैसी हो, उसके लिए एक ब्लेसिंग हो, एक वरदान उसको ये रेन ड्रॉप्स लगती है। एंड लिसन टू द पैटर बाय रेन ड्रॉप्स, और वो क्या करता है, क्या लिसन करता है, क्या सुनता है, पैटर। पैटर क्या होता है, साउंड ऑफ द रेन। तो पैटर किसके लिए यूज़ हुआ, यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो साउंड ऑफ द रेन। तो ये जो साउंड है, आवाज़ है किसकी, रेन ड्रॉप्स की, तो ये वो क्या करता है, सुनता है, लिसन करता है, यानी कि रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ है उसके लिए एक वरदान सिद्ध होती है। किसके लिए, जो पोएट कहाँ पर सोया हुआ है, अपने रूम में सोया नहीं है, वो लेटा हुआ है बेड के ऊपर।
देन ही रिकोलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और देखिए ये साउंड है जो, देखिए यहाँ पर मैंने अभी पहले भी बताया है कि जो साउंड है वो प्रेजेंट को और पास्ट को लिंक कर देती है। यानी कि जो क्या हुआ था, जो साउंड वो बचपन में कभी सुनता था पोइट, वही उसको अब सुनाई देती है जब वो बेड पर लेटा हुआ है। अब देखिए, देन ही रिकोलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट, और इस तरह से उसे पास्ट के कुछ मेमोरीज को वो क्या करता है, रिकोलेक्ट करता है, दोबारा से उनको संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, यानी पास्ट के मेमोरीज उसके माइंड में आ जाती है। विच कम बैक इन टू हिज माइंड एज ड्रीम्स, और ये कैसे आती है वो मेमोरीज, जैसे कि दोबारा से वो वही सपने ले रहा हो जो सपने वो कब लिया करता था, अपने चाइल्डहुड डेज में लिया करता था। ही ड्रीम्स ऑफ हिज मदर, अब देखिए वो अपने बचपन में चला जाता है, अपने पास्ट मेमोरीज में खो जाता है। किस चीज़ के थ्रू गया ये आपको जरूर याद रखना है, इस साउंड के थ्रू। जब उसने साउंड सुनी, किसकी, बारिश की, क्योंकि वो अपने रूम के अंदर है, बेड पर लेटा हुआ है, उसको सिर्फ साउंड आ रही है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो उनके घर की छत पर गिर रही है। तो उन्हीं रेन ड्रॉप्स के साउंड से वो कहाँ चला जाता है, पास्ट की मेमोरीज में, और वो पास्ट की मेमोरीज किससे रिलेटेड है, उसके लिए एक ड्रीम जैसी है, जो कि कब की बात है, अपने मदर के टाइम की बात करता है यहाँ पर पोइट। ही ड्रीम्स ऑफ हिज मदर, और किसके सपने लेता है वो, अपनी मदर के सपने लेना शुरू कर देता है। हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव, जो कि अब जिंदा नहीं है। इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, देखिए पास्ट की बात है, पोइट याद कर रहा है इसको, अपनी मेमोरीज को रिमेंबर करते हुए वो बोलता है कि जो पास्ट में उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। कंसीडर हिम ए डार्लिंग, लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, और देखिए उसकी मदर है जो उसे बचपन में सोने दिया करती थी लंबे समय तक, कि वो कब मर्जी तक सो सकता है। जैसे कि आजकल होता है, हमारी मम्मी क्या करती है, हमें जगा देती है जब भी सोते हैं बच्चे, कहती है जाग जाओ, आपको स्टडी करनी है, स्कूल जाना है, ऐसा होता है। पर देखिए यहाँ पर क्या है, जो पोइट की मदर है वो उसको हमेशा सोने देती थी, कहती थी जब मन करे तब उठ जाना, तो ये होता था। तो इन मेमोरीज़ को वो याद करता है जो कि कब की है, जब उसकी मदर जिंदा हुआ करती थी, पर अब वो जिंदा नहीं है। अब देखिए अब वो क्या करता है, उस टाइम पे क्या करता था वो, अपनी मदर के टाइम पे स्वीट ड्रीम्स लिया करता था, आराम से सोता था लंबे समय तक। और उसकी मदर क्या करती थी, द पोइट स्टिल फील्स हिज मदर लुकिंग एट हिम, अब भी पोइट को फील होता है कि जैसे वो बेड पर लेटा हुआ है और उसकी मदर उसकी तरफ आज भी देख रही हो, सोए हुए की तरफ, लेटे हुए की तरफ। एज ही लिसन टू द सॉन्ग, जब वो क्या करता है, सॉन्ग को लिसन करता है, सुनता है। मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जो सॉन्ग उसको कौन सुनाता है, रेन ड्रॉप्स सुनाती है, यानी कि जो उनकी साउंड है रेन ड्रॉप्स की, कहाँ पर गिरने की, रूफ पर गिरने की, वो क्या लगती है उसे, एक सॉन्ग जैसी लगती है। तो देखिए यहाँ पर रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किससे किया गया है, तो वो किया गया है सॉन्ग से। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक बात आपको नोट कर लेनी है, द साउंड कोरिलेट, यहाँ पर तीसरी बार मैं यहाँ पर देखिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बार बार रिपीट करूँगी। इसलिए आपको क्या करना है, हर चीज़ को जो भी आपको बताई जाए वो अच्छे से लर्न रखनी है। तो द साउंड कोरिलेट हिज पास्ट टू द प्रेजेंट, तो ये जो रेन ड्रॉप्स का साउंड है पैटर की साउंड है, तो ये क्या करती है, पोइट के पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करती है। और देखिए पोएम के जो राइम स्कीम क्या रहेगी, वो रहेगी ए बे ए बे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए पोएम फोर्थ पे आ जाते हैं, थर्ड पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पोएम फोर्थ है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है ये, रिटन बाय W.B. येट्स। तो यहाँ पर देखिए इसको मार्क कर लेना, स्टार लगा लेना, द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री पर W.B. येट्स के द्वारा ये रिटन है, यानी कि राइट की गई है। अब W.B. येट्स के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने पोएम 10th क्लास की 10th पोएम आपने जो की थी टू एन.ए. ग्रेगरी, उसका क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम हुआ था 19 में, उसमें आ चुका है, पूछा गया था कि किस टाइप की वो पोएम है, वो एक कन्वर्सेशन पोएम है। तो देखिए ये क्वेश्चन किससे था, W.B. येट्स की पोएम से था, टू एन.ए. ग्रेगरी से। और देखिए अब क्या है, अब भी W.B. येट्स की पोएम है, वो 9th क्लास की है, अब फोर्थ पोएम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बड़े एग्जाम्स में भी ये पोएम
पूछी जाती है यहाँ तक की, तो इसलिए आपको ये अच्छे से करनी है। तो W.B. येट्स देखिए कौन है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये एक आयरिश पोइट है, यानी कि ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था एबे थिएटर के फाउंड करने में, यानी कि देखिए इन्होंने एबे थिएटर की जो स्थापना हुई थी उसको करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो देखिए किससे रिलेटेड है ये, एबे थिएटर से। ये क्वेश्चन पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुका है और शायद फिर आ सकता है। तो एबे थिएटर से कौन यहाँ पर लिंक्ड रहेगा, वो रहेगा W.B. येट्स। देखिए द पोएम डिस्प्ले डेप्स टू, तो देखिए जो W.B. येट्स है इसकी जो पोइम्स है, जितने भी पोइम्स हैं वो क्या डिस्प्ले करती है, क्या दिखाती है हमें, ही डेप्स टू एडमंड स्पेंसर। यहाँ मैं देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप खुद सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके राइट कर लेना। तो देखिए इनकी जो पोइम्स है वो किसके प्रति अपना डेब्ट यानी कि अपना ऋण, अपना कर्ज अदा करती है, यानी कि किसके लिए सबसे ज़्यादा पोइट है जो W.B. येट्स है, सबसे ज़्यादा ऋणी किसके लिए महसूस करता है खुद को, यानी किससे उसने सब कुछ सीखा है, ये लगा सकते हो आप। तो देखिए किसके लिए है वो, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का ये बिग फॉलोअर आप मान सकते हो, बिग फैन मान सकते हो, P.B. शेली का। और देखिए प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो इन तीनों के प्रति जो W.B. येट्स है वो अपना डेब्ट शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, यानी कि करते थे, क्योंकि अब वो नहीं है, जब करते थे ये तब की बात है, पर हमेशा ही क्या रहेंगे, ये ऋणी रहेंगे इनके प्रति। अब देखिए एक बात बताती हूँ यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसके प्रति डेब्ट फील करते हैं वो, तो वो होगा P.B. शेली। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट तीनों का दिया हुआ आ चुका है ये क्वेश्चन, कि किसके प्रति W.B. येट्स है जो अपने सबसे ज़्यादा अदायगी दिखाते हैं, अपना डेब्ट्स दिखाते हैं। तो वो किसके लिए दिखाते हैं, तीनों के लिए दिखाते हैं, पर इनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कौन रहेगा, P.B. शेली के लिए, यानी पर्सी B.C. शेली। नेक्स्ट देखिए इनको 1923 में ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर आ चुका है ये। 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किस चीज़ के लिए, लिटरेचर के लिए मिला था। अब देखिए इनकी जो बायोग्राफी इनकी राइट की गई है, अब देखिए ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, यानी जब हम खुद की लाइफ के बारे में राइट कर देते हैं कुछ चीज़, यानी कि कोई भी वर्क लिख देते हैं या फिर कुछ भी स्टोरी लिखते हैं जब खुद के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब बात आ जाए बायोग्राफी की, बायोग्राफी क्या होती है, जब कोई अदर पर्सन होता है, अनदर पर्सन होता है, जब हमारी लाइफ के ऊपर कुछ लिखता है तो उसको क्या बोला जाता है, बायोग्राफी बोला जाता है, जीवनी बोलते हैं। और उसको हम ऑटोबायोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी होगी आत्मकथा और बायोग्राफी होगी जीवनी। तो बायोग्राफर कौन है इनकी जो लाइफ का, किसने इनकी लाइफ के ऊपर लिखा है W.B. येट्स के ऊपर, वो है R.F. फोस्टर। आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट पोइम है इनकी, ये आपको याद रखनी जरूरी है। वैसे तो देखिए W.B. येट्स को हम अच्छे से करेंगे जब मैं लिटरेचर करवाऊंगी आपको। अभी देखिए हम 9th क्लास की पोइम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बनता है वही चीज़ें मैंने राइट करवाई है। तो देखिए फर्स्ट पोइम इनकी आपको जाननी जरूरी है, सर सैमुअल फर्गसन। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट पोइम है, ये याद रखनी है क्योंकि फर्स्ट है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं पोइम के बारे में। तो ये पोइम है जो लेक क्या है, एक झील होती है, पता है आपको, आइल ऑफ इनिसफ्री। तो क्या है ये इनिसफ्री, क्या है, एक प्लेस है जो बिल्कुल ब्यूटीफुल था, ये प्लेस अब भी होगा ब्यूटीफुल। तो एक प्लेस की बात करते हैं इस पोइम के अंदर W.B. येट्स। किस प्लेस के बारे में बात करते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि लेक आइल क्या है। तो मेन जो रहेगा इनिसफ्री के बारे में जानना इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनिसफ्री से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इनिसफ्री क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर W.B. येट्स ने अपनी लाइफ के कुछ डेज स्पेंड किए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये W.B. येट्स है इन्होंने लाइफ का अपने स्पेंड किया था, यानी अपना बॉयहुड या फिर चाइल्डहुड आप कह सकते हो, वो इन्होंने स्पेंड किया था अपना इनिसफ्री में। और इनिसफ्री एक कैसा प्लेस है, एक ब्यूटीफुल नेचुरल, वहाँ पर ब्यूटी दिखाई देती है, और एक क्वाइट प्लेस है, बिल्कुल शांत पीसफुल प्लेस है।
तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए देखिए पोइट क्या करता है इस पोइम के अंदर, इज फ्री है, जो प्लेस है वहीं पर दोबारा जाने की अपने जो डिज़ायर है उसको वो यहाँ पर शो करता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये पोइम कैसी है, अगर आ जाए, एक बैलेड है, लिरिकल है, ये देखने में कैसी है ये, यानी कि ये किस टाइप की पोइम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एलेगोरिकल है, कैसी है, तो ये लिरिकल पोइम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए लिरिक होगा तो वहाँ पर क्या होगा, म्यूजिक भी होगा, क्योंकि देखिए लिरिक जब कुछ लिखा जाता है, गाया जाता है, तो वो म्यूजिक के थ्रू ही गाया जाता है। तो वहाँ पर लिरिकल होगी तो म्यूजिक भी होगा, ये आपको यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो लिरिकल पोइम है, म्यूजिकल है। एक्सप्लोर्स पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस, और ये पोइम क्या करती है, क्या एक्सप्लोर करती है, क्या खोजती है, तो ये क्या एक्सप्लोर करती है, पोइट की लॉन्गिंग। लॉन्गिंग क्या होता है, व्यथा, यानी कि एक बहुत ज़्यादा तीव्र क्या होती है, कोई व्यथा होती है, या फिर क्या होता है, तीव्र इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिंग। तो पोइट की ये तीव्र इच्छा है किस चीज़ के लिए, पीस के लिए, यानी कि वो शांत माहौल चाहता है, पीस के लिए। एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी भी क्या होता है, शांति होती है। शांति के लिए क्या रखता है पोइट, इच्छा रखता है इस पोइम के अंदर, जिसको वो एक्सप्लोर कर रहा है। कहाँ शांति प्राप्त होगी उसको, ऑफ इनिस्फ्री, वही शांति उसे चाहिए, उसी के लिए वो तड़प रहा है। ये बेस्ट वर्ड रहेगा इसके लिए कि बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग क्या होता है, कोई तड़प होना, कोई तड़प महसूस होना, डीप डिज़ायर होना किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या है, पोइट इनिस्फ्री में जाने के अपने डिज़ायर को यहाँ पर एक्सप्लोर करता है। वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, जहाँ पर पोइट ने अपना एज ए बॉय बहुत सारा टाइम है जो वो स्पेंड किया था। अब देखिए जो इनिस्फ्री है वो क्या है, अ क्वाइट प्लेस, एक बहुत ज़्यादा शांत प्लेस है, ये स्थान है, फुल ऑफ ब्यूटी, और ये ब्यूटी से भरा हुआ है, सुंदरता से भरा हुआ है। दैट इज़ द रीज़न द पोइट वॉन्ट्स टू गो देयर, और यही रीजन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्या रीजन है कि पोइट कहाँ जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री। तो देखिए कहाँ जाना चाहता है वो, इनिस्फ्री में। तो इसका रीज़न क्या है कि उसे पीसफुल लाइफ चाहिए, और ये स्थान कैसा है, पीसफुल है। ही वॉन्ट टू गो देयर, और वो वहाँ पर जाना चाहता है। 3 थिंग्स पोइट वॉन्ट्स, 3 थिंग्स पोइट वॉन्ट्स टू डू देयर। अब देखिए जो पोइम है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो जो जो बन सकते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाए हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं जो वो इनिस्फ्री में जाके दोबारा से करना चाहता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, बिल्ड ए स्मॉल कैबिन, वो क्या करना चाहता है, एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता है। कैबिन से यहाँ पर क्या रहेगा, इसका मीनिंग वो रहेगा रूम, यानी कि वो एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता है इनिस्फ्री में जाकर। ऑफ क्ले, किस चीज़ से, मिट्टी से। एंड वेटलेस, वेटलेस क्या होती है, ये वर्ड डायरेक्ट आ सकता है। तो वेटलेस क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, ट्विस्ट, जो वुड्स होती है उनको हम ट्विस्ट कर देते हैं और उनका हम फैंसीज बनाने में यूज़ करते हैं। यानी कि देखिए लकड़ियां हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर हम एक क्या लगा देते हैं, एक दीवार बना देते हैं कि घर में कोई एंट्री ना कर पाए। या फिर बगीचे वगैरह जब हम बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, तो उसके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती है, 4 दीवारी बना दी जाती है। किस चीज़ की, लकड़ियों की फैंसीज से, यानी लकड़ियों की दीवार बना दी जाती है। तो उसको बोलते हैं बैटलस, ये आपको याद रखना है। और ये क्या करना चाहता है, एक रूम बनाकर, क्ले मिट्टी का रूम बनाकर, और चारों तरफ से दीवार बनाना चाहता है लकड़ियों की। और क्या करना चाहता है, वॉन्ट्स टू प्लांट 9 रोज ऑफ बीन्स, और 9 रोज, रोज क्या होती है, पंक्तियाँ, जो 9 क्या बनाना चाहता है, वो रोज़ बनाना चाहता है। किस चीज़ की, बीन्स की, यानी वो क्या उगाना चाहता है, यहाँ पर बीन्स उगाना चाहता है। उनकी 9 पंक्तियाँ बनाना चाहता है, अलग अलग पंक्तियाँ बनाना चाहता है, 9। वॉन्ट्स टू कीप ए हनी वी हाइव, और क्या रखना चाहता है, वो एक हनी वी हाइव रखना चाहता है। यानी कि हनी वी क्या होती है, मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खियों का एक छत्ता वो क्या करना चाहता है अपने घर के पास, उस गार्डन में, जो गार्डन वो बनाएगा, फैंसीज लगाएगा, वहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी वो रखना चाहता है।
ही सीज द क्लाउडी मॉर्निंग विच लुक्स लाइक द स्काई, और वहाँ पर जाकर वो क्लाउडी मॉर्निंग को देखना चाहता है, बादलों से भरी हुई सुबह को देखना चाहता है जो कैसी दिखाई देती है, विच लुक्स लाइक द स्काई इज वेयरिंग ए बेल। तो वो यहाँ पर जाकर क्या देखना चाहता है, अब देखिए ऐसा लगता है, अब यहाँ पर क्या मीनिंग निकल कर आता है, क्लाउडी स्काई क्यों देखना चाहता है वो, क्योंकि क्लाउडी स्काई होगा तो क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी है, सनलाइट है, उसको वो ढक देगा। तो उसको यहाँ पर क्या कहा है, जो कैसा लगेगा देखने में, क्लाउडी स्काई होगा तो वो देखने में कैसा लगेगा, जैसे कि उसने क्या कर रखा हो, वेयरिंग ए वेल, यानी कि क्या क्या हुआ है, घूंघट निकाला हुआ है किसी ने, यानी कि सभी तारों को, रोशनी को ढक दिया है किस चीज़ ने, जो क्लाउडी स्काई है। यानी कि क्लाउडी स्काई किसको बोलते हैं, जब रेन आने वाली होती है उस समय को बोलते हैं हम क्लाउडी स्काई। तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान ने घूंघट कर रखा हो, ये आपको याद रखना है ये चीज़, वेयरिंग ए वेल। हेयर सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट के सॉन्ग्स सुनना चाहता है। सीज लिनेट वर्ड, और एक लिनेट नाम के वर्ड को, लिनेट क्या है, एक बर्ड का नाम है, ये आपको याद रखना है। लिनेट नामक वर्ड को वो देखना चाहता है, पक्षी को। फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, जो कि शाम के समय आसमान में उड़ते हैं। सिमरिंग स्टार्स, और झिलमिलाते हुए, शाइनिंग करते हुए स्टार्स को वो देखना चाहता है। ग्लो ऑफ द आफ्टरनून सन, और किस चीज़ को देखना चाहता है, ग्लो को। ग्लो मीन जो एक चमक है, किस चीज़ की, दोपहर के समय की सूरज की जो चमक है उसको वो देखना चाहता है। ऑल दीज गिव्स हिम फीलिंग ऑफ पीस, और ये सभी चीज़ें उसको क्या देती है, एक ऐसी फीलिंग देती है जिसमें क्या हो, शांति हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे पोइट एक पीसफुल वहाँ पर एनवायरनमेंट फील करता है, पीसफुल एनवायरनमेंट को पोइट फील करता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे क्या होगा, पोइट कैसा फील करेगा, अपने आप में कंफर्टेबल, एक पीसफुल जो माइंड है उसको वो फील करेगा। अब देखिए, इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिस्फ्री, अब देखिए पोइट वापस कहाँ पहुँच जाता है, अपने प्रेजेंट में पहुँच जाता है। पहले तो वो कुछ इमेजिनेशन कर रहा था कि मैं इनिस्फ्री में जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और ये होगा वहाँ पर। तो अब देखिए वो वापस प्रेजेंट में आकर क्या सोचता है, इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिस्फ्री, कि वो यहाँ तक कि बहुत दूर है इनिस्फ्री से। ही हियर्स अ साउंड ऑफ बिग वाटर हिटिंग द शोर इन हिज हार्ट्स डेथ, वो आज भी उस साउंड को फील करता है, उस पानी के साउंड को फील करता है जो किस पर जाकर हिट करता है, शोर पर, तट पर, यानी समुद्र के किनारे पर जो समुद्र का पानी है जाकर वो क्या करता है, हिट करता है, एक मार्क करता है, चोट करता है। तो उसको वो आज भी अपने हार्ट्स की डेप्थ में, यानी कि हार्ट्स डेप्थ नहीं, डेप्थ कर लीजिए यहाँ पर, अपने हार्ट की डेप्थ में, गहराई में वो आज भी उस साउंड को फील करता है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है पोएम फिफ्थ। तो पोएम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो पोएम फिफ्थ में देखिए अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, रिटन बाय फोवी कैरी। तो फोवी कैरी है जो एक अमेरिकन पोइटेस है, यानी कि फीमेल पोइट है। यंगर सिस्टर ऑफ अलाइस कैरी, ये अलाइस कैरी भी एक अमेरिकन राइटर थी, इनकी ये यंगर सिस्टर थी। को पब्लिश्ड पोएम इन 1849। अब देखिए इन दोनों सिस्टर्स ने, यंगर सिस्टर फोबी कैरी एंड ओल्डर सिस्टर कौन रहेगी, अलाइस कैरी, इन दोनों ने मिलकर 1849 में 1849 में एक पोएम राइट की थी, तो जो कि को पब्लिश्ड हुई थी इनकी, पोएम ऑफ अलाइस एंड फोब कैरी, यानी कि फोबी कैरी। इन दोनों की पोइम का नाम क्या रहेगा, दोनों के नेम ऐड करके ही इसकी पोइम का नाम रहेगा। अब देखिए जो सिंगल इन्होंने लिखी थी, अलोन लिखी थी फोबी ने पोइम्स, तो ये दो पोइम है जो इम्पोर्टेंट है इनकी। पोइम्स एंड पैरोडीज 1854, पोइम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव, रिटन इन 1867। तो ये दो पोइम है इनकी इम्पोर्टेंट जो आपको लर्न करनी है। तो नेक्स्ट देखिए, अब पोइम के बारे में जानते हैं। पोइम क्या है, एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, यानी कि एक ऐतिहासिक वर्णन है। इस पोइम के अंदर एक कहानी है इतिहास से रिलेटेड, यानी कि पुराने समय से रिलेटेड। अ बैलेड, ये क्या है, एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है, जो एक ऐसी स्टोरी होती है दैट वी हेard फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स,
या फिर हम कह सकते हैं ये एक फोकलोर के जैसी होती है, जो हम किनसे सुनते हैं, हमारे बड़ों से सुनते हैं, या फिर जो स्टोरीज वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के पास आती रहती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के थ्रू आ सकती है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो सकती है या फिर ओरल फॉर्म में हो सकती है। दोनों में से किसी भी फॉर्म में जब हमारे पास कोई पोएम आती है या फिर कोई भी स्टोरी आती है, उसको हम बोलते हैं बैलेड, यानी फोकलोर। लोगों से हमारे पास आना कोई स्टोरी, उसको बोलते हैं हम बैलेड। अब देखिए बैलेड में क्या मेन चीज़ होती है, इसमें 4 लाइन्स की पोएम होती है, 4 लाइन की स्टैंजर्स होते हैं। अब देखिए 4 लाइन स्टैंजा होगा एक, यानी कि कई स्टैंजे 4 लाइन्स के इसमें होते हैं बैलेड के अंदर। हैज 16 स्टैंजाज दैट टेल्स अ स्टोरी। अब इस पोएम के अंदर अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसके अंदर 16 स्टैंजाज हैं जो क्या बताते हैं, एक स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या है, ABCB। अब देखिए अ लीजेंड अबाउट एन, अ की जगह दिस लीजेंड अबाउट एन ओल्ड लेडी। ये लीजेंड, ये जो कथा है, लोक गाथा है जो, ये किसके बारे में है, ये है एक बूढ़ी औरत के बारे में। हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेड। अब देखिए जिसने क्या किया था, इस बूढ़ी औरत ने, जो बिल्कुल लालची थी, ग्रेडी थी ये, इसने क्या किया, अपने ग्रेड के कारण किसको गुस्सा कर दिया था, सेंट पीटर को। अब सेंट पीटर कौन थे, ये कहा जाता है कि जो जीसस क्रिस्ट है, जीसस क्रिस्ट के ये क्या रहे थे, फॉलोअर थे, और उनके लिए वो क्या करते थे, प्रीचिंग का काम करते थे, यानी कि उपदेश देने के लिए वो दूसरे जगह जाते थे। पूरे वर्ल्ड में वो घूम रहे थे, क्या करने के लिए, प्रीचिंग के लिए, यानी कि उपदेश देने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए क्या कर रहे थे, वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे। सेंट पीटर जो किसके फॉलोअर थे, जो जीसस क्रिस्ट के फॉलोअर थे, या फिर आप उनके डिसिपल कह सकते हो उन्हें। अब देखिए ये स्टोरी है, क्या कहती है स्टोरी, सेंट पीटर प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जो सेंट पीटर है, एक दिन क्या कर रहे थे, वन डे सेंट पीटर प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार का चक्कर लगा रहे थे। वो क्या करने के लिए, उपदेश देने के लिए, प्रीच करने के लिए। रीच द डोर ऑफ ए कॉटेज। और देखिए ये जब घूम रहे थे पूरे संसार में, तो जब घूमते घूमते ये एक जगह पर पहुँचे, और कहाँ आए, वहाँ पर एक कॉटेज के बाहर पहुँचते हैं ये। अ वुमेन मेकिंग केक्स, वहाँ पर एक औरत होती है उस कॉटेज के अंदर, जो क्या कर रही होती है, केक बना रही होती है, बेक कर रही होती है। एंड बेकिंग दैम ऑन हर्थ, और उन केक्स को वो कहाँ बना रही थी, अंगीठी पर। हर्थ क्या होता है, अंगीठी होती है, उस पर वो क्या कर रही थी, केक को बना रही थी। सेंट पीटर फेंटिंग विद एंगर, जो सेंट पीटर है वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो रहे थे, चक्कर आ रहे थे उनको भूख के मारे। अब क्या हुआ, आस्क्ड लेडी टू गिव हिम, सेंट पीटर आस्क्ड दैट लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक। अब सेंट पीटर ने क्या कहा उस लेडी को कि मुझे भी आप एक केक दे दो खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। केक शी बेकिंग अपीयर्ड देन टू बी टू बिग। That cake the lady is baking, या lady was baking because the story is in the past। अब देखिए जो केक ये लेडी बना रही थी, तब क्या हुआ, ये केक इतना बड़ा था तो उसने क्या किया, so she didn't give him। वो इतनी लालची थी कि उसने सोचा कि ये केक तो बड़ा बन गया है, और वो केक उसने उस सेंट पीटर को देने से मना कर दिया। इंस्टेड सी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन। अब इसकी बजाय उसने क्या किया, और छोटा केक बनाना शुरू कर दिया। एंड डू द सेम ट्वाइस, और 2 बार ऐसा किया, एक केक उसका बड़ा बन जाता है, उसको फिर दोबारा से रोल करती है, उसमें से छोटा कुछ पीस लेती है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, केक को दोबारा से बनाती है, फिर वो बड़ा बन जाता लगता है उसको। वैसे वो बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा लगता है, क्योंकि वो लालची है, वो उसको देना नहीं चाहती, इसलिए वो क्या करती है, उसको दोबारा से फिर रोल करती है। अब 3rd टाइम क्या होता है, शी मेड एन एक्सट्रीमली लिटल स्क्रैप ऑफ डो। अब वो क्या करती है, इसका आटे का बहुत ही क्या लिटल स्क्रैप बना देती है। स्क्रैप क्या होता है, एक पट्टी जैसा, बिल्कुल पतले, जैसे कोई कागज़ होता है, ऐसा बना देती है वो इस आटे से केक। रोल्ड इट फ्लैट, अब वो इतना आटा लेती है, एक पट्टी के जितना, रोल्ड इट फ्लैट, और इसको रोल करती है और उसको फ्लैट कर देती है, चपटा कर देती है। मेड इट एज थिन एज वेफर, और इसको ऐसा इतना पतला बना देती है जैसा कोई वेफर होता है। वेफर में एक पतली पट्टी होती है जो।
द एंगर्ड सेंट पीटर कर्स हर, अब गुस्से में आ जाता है सेंट पीटर पूरे कि मुझे ये क्या दे रही है खाने के लिए, सिर्फ एक पतली सी पट्टी जैसा केक, इससे क्या होगा। अब वो इतना ज़्यादा भूखा है बेचारा, अब वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो इस लेडी को कर्स दे देता है। कर्स क्या होता है? अभिशाप, किसी का बुरा करना। अब वो उसको कर्स दे देता है, अभिशाप दे देता है। दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म, कि वो ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं है। एंड इन्जॉय फूड एंड वार्मथ, और क्या इन्जॉय कर सके, इसके लायक नहीं है कि उसे अच्छा खाना मिले, खाने के लिए अच्छे अच्छे केक मिले, और वो हर्थ के पास रह कर क्या करे, वार्मथ ले, यानी कि गर्माहट को महसूस करे वो इतनी सर्दी के दिनों में। तो ये इस लायक नहीं है ये औरत। ही ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू ए वुड पिकर, और वो उसको वुड पिकर के रूप में, यहाँ पर ई भी आ सकता है, तो उसको वो क्या करती है, वुड पिकर करता है, वुड पिकर के रूप में उसको बदल देता है। वुड पिकर क्या होता है? एक पक्षी होता है जो क्या करता है, किसी भी पेड़ की लकड़ी को क्या करता रहता है, खाता रहता है, सारा दिन उसको नोचता रहता है और उसमें से खाना पाने की कोशिश करता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना, ताकि उसको मिल जाए, क्योंकि लकड़ी को तोड़ना आसान नहीं होता किसी भी पेड़ की, और वो लकड़ियाँ ही खाता है। तो क्या होता है, वो उसको वुड पिकर वर्ड में चेंज कर देता है सेंट पीटर इस बुढ़िया को। हु हैड टू वोर इन हार्ड ड्राई वुड टू गेट इट्स स्कैंटी फूड, और क्या अभिशाप देता है कि तुम किस में चेंज हो जाओगे, वुड पैकर वर्ड में बदल जाओगी, जो कि लकड़ी खाने वाला वर्ड होता है। और क्या कहता है कि तुम सारा दिन क्या करोगे, खोदती रहोगी, किसको, ड्राई वुड को, सूखी हुई लकड़ियों को, टू गेट इट्स स्कैंटी फूड, ताकि तुम क्या कर सको इस स्कैंटी फूड को, ये क्योंकि लकड़ी इतनी आसानी से टूटती नहीं है, छोटे छोटे उसके पीसीस होते हैं लकड़ी के, जो वो क्या करेगी, खाएगी काट काट कर सारा दिन। तो क्या किया उसने, स्कैंटी क्या होता है, बिल्कुल वेरी स्मॉल कह सकते हो आप उसको, सूक्ष्म कह सकते हो। तो स्कैंटी होता है, स्कैंटी का आपको याद भी रखना है, ये वर्ड मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम में भी आ जाता है ये। तो क्या करूँगी तुम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फूड खाऊंगी। शी कैन बी सीन इन द ट्रीज, और अब हम इसे कहाँ देख सकते हैं, कहाँ देखी जा सकती है ये बूढ़ी औरत जो लालची थी, बिल्कुल सेंट पीटर ने जिसको अभिशाप दिया था, ये देखी जा सकती है, हर एक पेड़ पर आपको दिखाई दे सकती है, ये क्या करती हुई, लकड़ियों को खोद खोद कर खाती हुई। तो ये स्टोरी है किसके बारे में, जो कि लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड के बारे में। अब देखिए जो पोइट है, फोवी कैरी है, पोइटेस, ये क्या करती है, नॉर्थ लैंड के बारे में भी स्टार्टिंग में पोइम की कुछ एक्सप्लेनेशन देती है, उसको हम जानेंगे, क्योंकि इनमें से भी कुछ पूछा जा सकता है, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। तो नॉर्थ लैंड के बारे में क्या कहती है ये, 3 hours ऑफ द डे आर फ्यू। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ देयर 3 नहीं, देयर है यहाँ, देयर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कि यहाँ पर दिन में जो घंटे होते हैं बिल्कुल थोड़े से होते हैं, यानी दिन थोड़े समय के लिए होता है यहाँ पर। नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों के जो सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, उसमें जो नाइट्स है बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी लंबी रातें होती हैं। इन स्नो द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और देखिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है नॉर्थलैंड में, इसलिए जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, उनमें कैसे लगते हैं, जैसे कोई भालू के बच्चे हो, रीछ के बच्चे हो जो। इन देयर फनी फर्री क्लोथ्स, जब बच्चे क्या डाल लेते हैं अपने फनी से, यानी हंसी आती है जिनको देखकर, और फर्री, फर्री क्या होता है, जिसमें फर होता है, ऐसे जब क्लोथ्स बच्चे डाल कर आते हैं तो कैसे लगते हैं वो, बियर्स कब। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है बियर्स कब से, किनका, चिल्ड्रन का, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए पोइम 6 है, नो मैन आर फॉरेन, ये अभी पूछी गई थी, लास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं स्टेट के, उसमें ये पोइम डायरेक्ट पूछी गई थी कि नो मैन आर फॉरेन किसके द्वारा राइट की गई है, जिसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर था, और भी 2 पोइट और थे, और एक जेम्स किर्कप था। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ज़्यादातर क्या लगा कर आए थे सभी बच्चे, वो लगा कर आए थे रविंद्रनाथ टैगोर। पर देखिए यहाँ पर कौन है, जेम्स किर्कप है नो मैन आर फॉरेन के पोइट। अब देखिए जेम्स किर्कप है इंग्लैंड के पोइट है। अब देखिए पोइट के साथ साथ ये क्या है, एक ट्रांसलेटर यानी अनुवाद करने वाले भी है, ट्रैवल राइटर यानी कि यात्रा वृत्तांत लिखने वाले भी थे ये। रोट अबाउट 30 बुक्स, उन्होंने क्या किया था, लगभग 30 बुक्स उन्होंने राइट की थी अंडर मैनी नेम्स। और देखिए बहुत सारे नेम्स के साथ, एक आधा हो तो मैं आपको बता भी दूँ, पर यहाँ पर इन्होंने कम से कम 9-10 नाम हो गए इनके, जिनके नाम से इन्होंने राइट किया है, इसलिए ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि इतने नामों के साथ इन्होंने अपने वर्क्स को राइट किया था। अब देखिए जो द ड्राउंड सेलर, इनकी जो बुक है, फर्स्ट बुक है पोइट्री की, वो आपको याद रखनी है, द ड्राउंड सेलर।
रिटन इन 1947, द ड्राउंड सेलर। अब देखिए फेमस राइटिंग्स इन हेकू एंड टका, इनके जो फेमस वर्क रहे हैं वो किस में लिखे थे, इन्होंने किस पोइटिक फॉर्म में लिखे थे, हेकू में। अब देखिए दोनों ही क्या है, जापानीज फॉर्म है, हेकू एंड टका, इन दोनों फॉर्म में इन्होंने अपने वर्क्स को राइट किया था, पोइट्री को। द लव दैट डेयर्स टू स्पीक इट्स नेम, ऐसा प्यार जिसमें हिम्मत नहीं है अपना नाम कहने की। तो ये पोइम है, देखिए इसके लिए देखिए ब्लास्फेमी एक्ट लगा था इनके ऊपर 1962 में, और एक केस फाइल कर दिया गया था इनके खिलाफ। ये मॉडर्न पोइट है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो इन पर ब्लास्फेमी का केस हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए किस वर्ग के लिए हुआ था। ब्लास्फेमी भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्ट आता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। ब्लास्फेमी होता है ईश निंदा, यानी भगवान की निंदा करना। तो इस वर्ग में ये माना जाता है कि इन्होंने भगवान की निंदा की है, ईश्वर की निंदा की है, तो इसके लिए इन पर यह केस किया गया था। अब देखिए पोइम के बारे में जानते हैं। पोइम क्या है, अ पीस पोइम। ये पोइम है नो मैन आर फॉरेन, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सभी व्यक्ति सेम है, इक्वल है। हमें किसी से पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, वॉर नहीं करनी चाहिए, यही सब इस पोइम में बताया गया है। तो देखिए ये एक पीस पोइम है, यानी कि शांति बनी रहे पूरी दुनिया में, इसके लिए पोइम राइट की गई है। पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम। पोइट क्या कहना चाहता है कि सभी व्यक्ति क्या है, सेम है, इक्वल है, बराबर है। वॉन्ट्स टू प्रोमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हियर इन दिस पोइम द पोइट वॉन्ट्स टू प्रोमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पोइट क्या करना चाहता है, प्रोमोट करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है किस कॉन्सेप्ट को, किस धारणा को, कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, कि सभी पूरे जगत के अंदर क्या हो, भाईचारा हो, कोई आपस में ना लड़े, कोई किसी को छोटा बड़ा ना समझे। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स इज ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, क्योंकि जितने भी यूनिफॉर्म्स डालते हैं, अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस डालते हैं। तो देखिए इन सभी ड्रेसेस तो अलग है, पर है तो सभी इंसान, मानव ही है, मैन ही है, जो अलग अलग ड्रेसेस को पहनते हैं। तो देखिए सभी की सांसें हैं उन सभी बॉडीज़ में, जो कि इन वर्दियों के अंदर है, इन यूनिफॉर्म्स के अंदर है, इनके बॉडीज़ में जो सांसें है, ब्रीथ है, वो तो सेम ही है, सभी की सांसें एक जैसी ही चलती है। ऑल ईट लिव डाई द सेम वे, और सभी खाते भी सेम तरह से ही है, और रहते भी सेम तरह से ही है, और मरते भी सेम तरह से ही है। तो डिफरेंस कहाँ है, तो यही पॉइंट कहना चाहता है कि सभी सेम है। एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एट्सेट्रा, और सभी को नेचर के वरदान मिले हुए हैं, नेचर की खूबसूरती सभी के लिए एक जैसी हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी, धरती, जो भी हम यूज़ करते हैं नेचुरल थिंग्स, वो सभी क्या है, सभी के लिए एक समान ही होती है। नेचर किसी में डिफरेंस नहीं करती, तो इंसान को भी किसी में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। इन इक्वल मेज़र, और देखिए ये क्या करती है, सभी को एक ही तरह से मापती है, जो नेचर है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझती। वॉन्ट्स टू रिमूव, द पोइट वॉन्ट्स टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ दैट सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज। पोइट क्या चाहता है, जितने भी बॉर्डर हैं अलग अलग कंट्रीज के, इनको वो क्या करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। फ्रॉम द अर्थ, इस धरती से सभी बॉर्डर्स को वो ख़त्म करना चाहता है। जो सीमाएं लोगों ने बनाई हुई हैं, उन सीमाओं को पोइट ख़त्म करना चाहता है। इन द सेम वे, अब देखिए वी फार्मिंग ड्यूरिंग पीस टाइम। अब देखिए एक एक चीज़ यहाँ पर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनमें से कुछ भी ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है सेंटेंस से डायरेक्ट। तो देखिए सभी फार्मिंग भी क्या करते हैं, पीस टाइम में सभी, यानी कि जब शांति होती है, कोई युद्ध नहीं हो रही होते हैं, तो सभी क्या करते हैं, एक जैसे ही फार्मिंग करते हैं, सभी खेती करते हैं अपने अपने देशों में। इन द सेम वे, एक ही तरह से सभी खेती करते हैं। स्टार्व ड्यूरिंग वॉर्स एंड विंटर टाइम इन द सेम वे, और विंटर टाइम में, सर्दियों के दिनों में, या फिर भूखमरी के वॉर के दिनों में, तो क्या होता है, सभी को एक जैसी ही भूख लगती है, सभी को एक जैसी भूख का सामना करना पड़ता है। डू वर्क इन द सेम वे, और सभी एक जैसे ही काम करते हैं। व्हेन समवन टेल्स अस टू हेट ए पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, अब जब कोई हमें ये कहे
कि हमें दूसरी कंट्री वालों से क्या करना चाहिए, नफ़रत करनी चाहिए। टू थिंक हिम एज आवर एनमी, तो उसको क्या समझना चाहिए, हमें दुश्मन समझना चाहिए। क्यों नफ़रत करने के लिए हमें बोल रहा है, या फिर वो हमें क्या सिखा रहा है कि हम क्या करें, दूसरों को दुश्मन समझे। वी डिप्राइव आवर सेल्व्स, तो हमें खुद को वंचित मानना चाहिए। किस चीज़ से, वी चीट आवर सेल्व्स, कि हम क्या कर रहे हैं, खुद को ही चीट कर रहे हैं, कि हम युद्ध करने के लिए रेडी हो जाते हैं, दूसरों से नफरत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें खुद से ही क्या करनी चाहिए, खुद को ही धोखा हम दे रहे होते हैं वहाँ पर जब हमें कोई युद्ध करने के लिए बोलता है। कंडेम्स आवर सेल्व्स, और हम खुद की ही निंदा कर रहे होते हैं। सो वी do not indulge in war because no men are foreign, इसलिए हमें युद्धों में संलिप्त नहीं होना चाहिए, युद्धों में नहीं जुटना चाहिए, क्योंकि सभी मैन क्या है, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है। नो कंट्री स्ट्रेंज, और ना ही कोई कंट्री क्या है, स्ट्रेंज है, अजनबी है, सभी क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से देखिए आपने आज 3rd, 4th, 5th एंड 6th पॉइंट की है 9th क्लास की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।